बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर साहब ने एक चैलेंज दिया है। वो कहते हैं जी कि कोई मेरी हुकूमत को गिरा कर दिखाए, अगर गिरा दी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के अंदर एक ये भी बहस चल रही है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलानी है या हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं। एक और भी बड़ा अहम मामला है और वो ये है कि बाज़ जो हुकूमत के वज़रा है वो ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अनकरीब वफाकी हुकूमत में शामिल होने वाली है। पीपल्स पार्टी की तरफ से इस मामले पर कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। कुछ सूबाई वज़रा ने ये कहा है, सिंध हुकूमत के वज़रा ने, कि हम फ़िलहाल शामिल नहीं हो रहे। और लेकिन जो मरकज़ी क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो अभी तक इस मामले पे खुल के बात नहीं करी। तो इन मामलात पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर तलाल चौधरी साहब, वज़ीर ममलकत बराए दाखिला, मलिक आमिर डोगर साहब चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, और नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो अली मीन गंडापुर साहब ने एक चैलेंज दिया, ज़रा सुन लें उनके अल्फाज क्या हैं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, तमाम इदारों को भी चैलेंज करता हूँ, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। आप तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। जी तलाल चौधरी साहब, पहली बात तो यह है कि वो कह रहे हैं जी कि किसी का बाप भी मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकता, और दूसरी बात वो कह रहे हैं तैयार हो जाओ, 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, आपको याद है शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब जब अदम एतमाद आया था क्या बयान देते थे? हाँ। वो भी यही करते थे। लेकिन मैं इनकी भड़कों पे नहीं जाता। हमने तो इन्हें चैलेंज या केपी के लोगों ने दिया हुआ है कि स्वात के लोग डूबने नहीं चाहिए, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हो या कोई आम आदमी शहीद नहीं होना चाहिए, दहशत गर्दी ख़त्म होनी चाहिए, CTD बननी चाहिए, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ CM केपी का फ्रंट लाइन के तौर पे उसे आना चाहिए। किसने इन्हें कह दिया है? क्यों ख्वाब में सोचते हैं कि जी वो चैलेंज भाई आपने करना है, जाके स्वात की ना लेकी या नाहल लोगों को करो। तहरीक में इत्मीनान नहीं आ रही। देखिए मेरी गुजारिश सुने, कोई ऐसी अभी कोई बात हुई नहीं और आपने इस बात को एक इशू बना लिया है। आपके जो अंदर की टूट फूट है वो हमने रोकनी है। अब मुझे ये बताइए मीर साहब, ये पाकिस्तान के वो सियासी नलायक हैं, इनकी हुकूमत हमने क्या तोड़नी है? इन्होंने अपने हाथों से तोड़ी हैं अपनी हुकूमतें। पंजाब की तोड़ी थी, किसकी हुकूमत थी? मुझे बता दें आज के दिन तक किसी ने तोड़ी हो? वफाक में इनकी हुकूमत हमने नहीं तोड़ी, इनके इत्तेहादियों ने अलहदा होकर तोड़ी है। अपने अरकान को, अपने स्पीकर को। वहाँ अब मसला वहाँ क्या है? वहाँ मसला है वो कहता है ओ भाई वो ज़्यादा खा रहा है, मैं कम खा रहा हूँ। ठीक है ना जी, वो मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें ये आके नहीं कहते कि मैं वज़ीर आला बनूंगा तो मैं स्वाद जैसे वाक़े नहीं होने दूंगा, दहशत गर्दी खत्म। वो कहता नहीं, गंडापुर के दौर में जो तुम इंजॉय कर रहे हो इससे ज़्यादा इंजॉय करोगे। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की पीक करप्शन जो है ना वो केपी में है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड वो बातें कह रहा हूँ, जाके ये ज़रा पेशावर के करीब से पूछे इनकी। तो बात ये है, अंदर की तोड़ फोड़ के हम जिम्मेदार नहीं, अपने बोझ से गिर जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा आमिर डोगर साहब, ये जो 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने की बात की है अली मीन गंडापुर साहब ने, तो आप बिल्कुल समझते हैं कि तहरीक इंसाफ 10 मुहर्रम के बाद सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में भी तहरीक चलाने के काबिल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब। कल जो हमारी पार्लिमानी पार्टियों की एक मुश्तरका मीटिंग हुई जो कि भरपूर नुमाइंदा मीटिंग थी, उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स थे एजेंडा के ऊपर, जिसमें खान साहब की रिहाई, हमारी जो तहरीक इंसाफ की खुसूसी नशिस्तें हमसे छीनी गई, और तहरीक के ऊपर अभी ताज़ा जो फ्रेश जो डायरेक्शन आई इमरान खान साहब की अपनी बहनों के ज़रिए, वो ये आई कि मुहर्रम के बाद हमने एक बड़ी तहरीक चलानी है। उस तहरीक पर कल बड़ी बात हुई कि उसको हमने किस तरह से चलाना है, उसका लाहे अमल क्या होगा,
उस पर एक कमेटी भी प्रपोज खान साहब ने की है, वो भी अनकरीब नोटिफाई हो जाएगी। और फिर उसके बाद वो तहरीक जो है हम जायज़ा लेंगे कि हमने उसको ज़्यादा इम्कान है कि ज़िला वाइज हर शहर में, हर तहसील में और चारों सूबों में हम एहतजाज करेंगे और वो तहरीक चलाएंगे। अच्छा, चारों सूबों में चलाएंगे। तो नाज बलोच साहबा, आपको क्या लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अगर खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में तहरीक चलाएगी तो सिंध हुकूमत भी जो है वो उसको तहरीक चलाने पर एतराज़ तो नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा है कि सिंध में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उन पर मुकदमात वगैरह काफ़ी कायम है, तो क्या ये तहरीक चला सकेंगे सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, तहरीक तो ये जहाँ चाहें जब चाहें ये चलाएं, पुरअमन तहरीक जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक चलाएं। 9 मई जैसे वाक़यात जलाओ गिराओ के लिए तो कोई भी इनको इजाज़त नहीं देगा। अलबत्ता जहाँ तक आपने बात की कि इन्होंने बजट के दौरान भी तकारीर के अंदर यही बात कही थी कि क्या उनमें सिंध में इजाज़त मिलेगी प्रोटेस्ट करने की। देखिए, पुरअमन प्रोटेस्ट एहतजाज जो है वो हक है सियासी जमातों का, बिल्कुल करें। लेकिन बात यह है कि हमने तो ये देखा कि केपी में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन ने एहतजाज किया बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, वहाँ के इश्यूज़ के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे उन पर तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज की गई। तो मेरा ख्याल है ये रवैया कुछ अपने आप को ये खुद देखें कि इनका रवैया क्या है। अलबत्ता 10 करोड़ के बिस्किट खा जाने वाली हुकूमत जो है केपीके की, वो तहरीक निकालेगी क्या? वो तो मेरा ख्याल है उनका फोकस ही कुछ और है। ऑस्टेरिटी पे के नाम पे शुरू होने वाली सियासी जमात का अगर ये हाल हो कि 10 करोड़ की खुद तो आप बिस्किटें खा जाएं, और अगर दरिया में जो है सवात में पूरी की पूरी फैमिली 2 घंटे इंतज़ार करती रही, तो वहाँ पे तो हमें हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो केपीके के हालात के ऊपर अगर हम बात करें, मेरा ख्याल है कि वहाँ के इश्यूज़ के ऊपर अगर ये फोकस करें, ये गीदड़ भपकियाँ, ये धमकियाँ, ये इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना, लबो लहजा, मेरे ख्याल है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये दुरुस्त कहावत है। देख लेते हैं, पहले भी बड़ी तहरीकें इनकी चली, बड़े इन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से फिर जो है दौड़ भी लग जाती है। चंद 100 लोग लेकर आ जाते हैं जहाँ हुकूमत है वहाँ से, बाकी तो हमने नहीं देखा कि तहरीक इंसाफ के कोई जत्थे हमें दूसरे सूबों में तो नज़र भी नहीं आ रहा है। मीर साहब, एक चीज़ ऐड कर दूँ जी। आज स्वात में वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर साहब और इनके चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्शन के लिए हेलीकॉप्टर पे गए। यानी उस दिन हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था। वो कहते हैं उस दिन मौसम ख़राब था सर। उस दिन कहते हैं गुजारिश कमाल करते हैं। यानी फिर उस दिन ये भी गाड़ियों पे चले जाते। आज हफ्ता हो गया, आज हेली पे गए हैं। वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, और उस पर जो नाअहली है वो सबके सामने है, किसी की भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, हुकूमत की है। लेकिन चौधरी साहब, मैं आपको अलीमा खान साहबा का एक बयान सुनवाना चाहता हूँ, वो क्या कह रही हैं, ज़रा सुनें। इमरान खान को कहते हैं अपनी ज़ात की बात करो, अपनी रिहाई की बात करो, आप चुप रहना, बोलोगे नहीं हम आपको रिहा कर देंगे, सियासत जैसे चल रही है इसमें मुदाखलत नहीं करोगे हम आपको रिहा कर देंगे, आप 9 मई को कबूल करो, उसके लिए माफ़ी मांगो, हम आपको रिहा कर देंगे। चौधरी साहब देखें, अगर अलीमा खान साहबा सही कह रही हैं तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब अगर 2-3 बातें मान जाएं तो रहा तो हो सकते हैं। देखिए, ये नैरेटिव भी यही बनाते हैं कि हमने NRO, हमें यानी ये चाहते ये हैं कि NRO भी मिले और लगे भी ना कि NRO है। किसने इनसे बात की है? कोई एक हम और अभी भी इनको मुज़ाकरात की ऑफ़र है वज़ीर आज़म की तरफ से, लेकिन वो है दहशतगर्दी पे, आम आदमी की ज़िंदगी पे, इकॉनमी पे, NRO पे नहीं। ये बात फिर इन्हीं के लोग तरदीद करते हैं। अभी अलीमा साहिबा ने एक बात की है, इनका दूसरा बंदा कहेगा कि उनसे तो ये बात ही किसी ने नहीं की। ये पहले भी इसी तरह ही हुआ है। तो ये घर में भी वो, मेरा मतलब है। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल में किसी ने कोई ऑफ़र नहीं की? सर, कोई इन्हें ऑफ़र नहीं है, ये बिल्कुल ऑफ़र चाहते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताती है कि ये ऑफ़र दो तो हम मानेंगे, ऑफ़र है नहीं है ये खुद से। और बाकी वो इनकी भाभी बहनों की लड़ाई है, वो एक पूरी जमात उसका शिकार है। एक अलीमा खान का फ़ोन सुनेगा, दूसरा बुशरा बीबी के उसकी ऐसी तैसी कर देंगी। ये आप कौमी असम्बली के ओहदे हों या यहाँ पर इनके जमात के ओहदे, अब यकीन करें इनके लोग जो हैं, इवन जो इनके वो साथी
जो 3-3 साल से 2-2 साल से अपने बहुत सारे मुकदमात का सामना करते हुए जेल में हैं, उन्होंने भी लिख कर भेज दिया है। जब सियासी जमात को गैर सियासी रवैये से चलाएंगे तो फिर यही कुछ होगा। अच्छा डोगर साहब, ये बताएं कि ये जो अलीमा खान साहबा ने जो बयान दिया है कि इमरान खान साहब को ऑफ़र हो रही है और कहा जा रहा है जी कि आप सिर्फ अपनी बात करें और 9 मई पे माफ़ी मांग लें तो आपको रहा कर देंगे, तो कोई आपने ऐसी बात सुनी है? दुरुस्त फरमा रही हैं अलीमा खान साहबा? मीर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस दिन खान साहब गिरफ़्तार हुए थे उस रात भी उनके करीबी दोस्त भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, आप मुल्क से बाहर चले जाएं। ये जहाज़ भी खड़ा हुआ है लाहौर एयरपोर्ट पर और आपने दुनिया के जिस कोने में जाना है आप जाएं। और वो ऑफ़र उनको उस वक्त मुतअद्दिद बार गिरफ़्तारी से पहले की गई और उनको ये पता था कि आज मैं जा रहा हूँ तो मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे। और उसके बाद भी आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी से पहले भी कई दफ़ा उनको ये ऑफ़र्स हुई कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप हाउस अरेस्ट हो जाएं। और फिर 8 फरवरी के बाद भी जब हुकूमत बन रही थी उन 3-4 महीनों में भी आप जानते हैं कि बड़े आला पैमाने पे डायलॉग्स हुए, लोग गए, जेल के अंदर गए, जेल से बाहर आए और उस वक्त भी उनको ऑफ़र्स थी। हमेशा ऑफ़र्स नहीं है और 26 नवंबर की कहानी तो सबको पता है। तो वो इमरान खान है, ना वो भागा ना वो बीमार हुआ, वो आज भी डट कर जेल में खड़ा है। ये 75 साल तारीख़ में पहली दफ़ा है कि कोई सियासी लीडर जेल में बैठकर अपने मौक़िफ़ पर 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। उनकी सेहत को भी ख़तरात हैं, उनका वज़न भी गिर रहा है, उनको जेल में उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो जंगी कैदियों के साथ भी नहीं होता, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा है। ऐसी मिसाल पाकिस्तान की सियासत में या जनूबी एशिया की सियासत में अगर कोई एक भी है तो मुझे बता दें, वरना लोग लेट जाते हैं, NRO ले जाते हैं, 70 संदूक भर के सऊदी एयरलाइन का जहाज़ आता है, रातों रात निकल जाते हैं, 10 साल के मुआहदे करके चले जाते हैं, जाली झूठी मेडिकल रिपोर्टें बनाकर आँखों में धूल झोंक कर और चले जाते हैं। और वो जाते हैं तो जाहिर है उसमें बेशक हुकूमत तहरीक इंसाफ की होती है, लेकिन उसमें सहूलतकार वही लोग होते हैं जो जिनके हाथ में आज भी ताकत है। तो इमरान खान तो डटा हुआ है। इमरान खान आज एक नज़रिए का नाम है, एक तहरीक का नाम है। कुछ भी कर लें, उसकी पार्टी से आप बल्ला छीन लें, हज़ारों मुकदमात दर्ज कर लें, खसूसी नशिस्तों पर डाका मार लें, हमारे लोगों को नाअहल कर दें, लेकिन आज भी इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे खड़ा है। ऐसा जज्बा, ऐसी जुर्रत आपको कहीं और देखने में नहीं मिलेगी। और आज भी हम अपने उसी मौक़िफ़ पे कायम है कि 9 मई का आप जायज़ा लें, उस पर कमीशन मुकर्रर करें, CC जो वीडियोज़ हैं उनको दिखाएं जो क्या हुआ था, और उसके बाद जो कानून के मुताबिक फ़ैसला है वो करें। हम तो अदालतों से आज भी इंसाफ मांगते हैं और आज भी हमारा एक ही नारा कि इन जजों को जो 26वीं तरमीम के बाद आपने इनको कंप्रोमाइज़ कर लिया है, हुकूमत ने अपने ताबे कर लिया है, इनको आज़ाद करो ताकि ये इंसाफ और कानून के मुताबिक अपने फ़ैसले करें। अगर अदालत उज़्मा और अदालत आलिया भी कंप्रोमाइज़ हो जाए तो फिर इस मुल्क में कोई आम आदमी इंसाफ लेने कहाँ जाएगा। नाज़ बलोच साहबा, ये बात आप इससे इत्तफाक करेंगी जो की है आमिर डोगर साहब ने कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि जनूबी एशिया की तारीख़ का वाहिद वाक़या है कि 75 साल में पहला लीडर है इमरान खान जिसने जेल के अंदर बैठ के कोई सौदेबाजी नहीं की और सौदेबाजी के ज़रिए रहा होने से इनकार कर दिया। देखिए, सौदेबाजी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं की थी, वो लीडर थे जिनको आज तक कौम याद रखती है, आज तक वो दिलों में ज़िंदा हैं। सौदेबाजी तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने नहीं की, जिनकी ज़बान तक जो है वो ज़ख्मी कर दी गई, उसके बावजूद उन्होंने कोई सौदेबाजी नहीं की। सौदेबाजी ना करने वाले और होते हैं और सौदेबाजी ना करने वालों के पीछे आवाम खड़ी होती है।
और उनकी सियासी जमात जो है उसके लोग तितर वितर नहीं हो जाते। जब पार्टी पे मुश्किल वक्त आता है तो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स पार्टी के साथ खड़े होते हैं और क़यादत भी साथ डट के खड़ी हुई होती है। यही वजह है कि आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी चलती आ रही है, जनरेशन दर जनरेशन। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह इस लेगेसी को कंटिन्यू किया है, ये इसी वजह से किया है कि पार्टी के वर्कर्स, पार्टी के लोग, पार्टी के ओहदेदार सब मुत्तहिद स्टॉलवर्ड्स खड़े रहे, वो डर के भाग नहीं गए। इनसे पूछें, पलट कर देखें तो सही, कहाँ गई इनकी पूरी की पूरी कराची की तहरीक, कहाँ गए इनके पंजाब के तहरीक के लोग, कहाँ गए इनके सारे वो तहरीक के लोग जो आगे आगे पेश पेश हुआ करते थे। तो मुश्किल वक्त में भाग जाना और फिर उसके बाद जो है आप कहें कि जी हमारी तहरीक है, तहरीकें ऐसे नहीं होती, तहरीकों में कमिटमेंट होती है, तहरीकों में कॉज होता है, तहरीक में विजन होता है। तहरीक के अंदर इस तरह से जो आपने पीटीआई का रवैया आपने देखा, ये सारे लोग कौन थे? 9 मई में जलाओ गिराओ करने वाले लोगों ने खुद बाद में कह दिया जी हमारा तो इस तहरीक से ताल्लुक ही नहीं है। ऐसी तहरीकें नहीं होती हैं। तो जो इमरान खान साहब का इस वक्त मैं समझती हूँ मौकफ ठीक है, अगर वो इस वक्त जेल में है, केसेस भुगत रहे हैं और केसेस को फेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े नामवर लीडर मुल्क के वो जो है इससे कई 11-11 साल जरदारी साहब ने जेलें काटी हैं। तो अभी तो बस इनकी शुरुआत है। ठीक है, मैं समझती हूँ सियासी तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ही अफसोसनाक रवैया है, इसका खात्मा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक सियासी जमात हुकूमत में हो तो वो आके दूसरों को जेल में डाले और दूसरों की बारी आई तो वही जो है टर्न अराउंड होता रहे। ये लेकिन लम्हा फिक्रिया है और ये अलमिया है कि आपको पता है पीटीआई के दौरे हुकूमत में तमाम फ्रंट बेंचेस को दूसरी सियासी जमात के लोगों के ऊपर बड़े बड़े केसेस डाल के उनको जेलों में डाल दिया गया। तो जब ये अपनी बारी में जो कुछ करते रहे, आज उनको बुरा लग रहा है, गो के आज के केसेस शायद इनके कुछ और हैं। मेरे ख्याल है ये अपनी लीगल बैटल को फाइट करें और उसके अंदर ये उम्मीद रखें, क्योंकि अदालतें आज़ाद हैं। हम यही इनको कह सकते हैं कि अपने लीगल ग्राउंड के ऊपर ये फाइट करें। बाकी ये जो बातें बता रहे हैं कि जी उनको यहाँ से कहा गया, वहाँ से कहा गया, तो खुल के बोल दें। आप लोग तो जलाओ घिराओ के वक्त भी नहीं सोचते, आप तो कहीं पर भी पहुंच के आग लगा लेते हैं। तो ये रवैया तो आपका था, तो आप खुल के बता दें कि वो कौन है जिन्होंने आपको जो है पेशरफ्त की है, या कौन है जो आपसे डील करना चाह रहा है। क्या वो हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं या कहीं और इशारा कर रहे हैं? खुल के बात करें ताकि हमें भी समझ आए। ढके छुपे अल्फाज में बात करने से मेरा ख्याल है कि असल बात जो है वो पीछे रह जाती है और कयास आराइयाँ ही लगती हैं। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये जो डोगर साहब बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ लूँगा कि खुल के बात करें, लेकिन जो उन्होंने बात की है कि कुछ लीडर हैं पाकिस्तान की तारीख में, वो उन्होंने समझौता किया और कभी जद्दा चले गए, कभी लंदन चले गए, इशारा तो आप समझ गए हैं। ये एक फ़र्क तो है वैसे इमरान खान और बाकी लीडरों में। अच्छा जी, यानी कमाल फ़र्क है कि जिसने अपने बाप के जनाजे को कंधा नहीं दिया, जिसने अपनी माँ के जनाजे को वो कंधा नहीं दे सका, लेकिन इस पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान दे गया है। और बात यह है कि जब जुल्म का शिकार हों, जब आप जबर का शिकार हों और आमरीत आप हो, तो मेरा ख्याल है अगर वो एक से दूसरी जगह भी गए, उन्होंने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पार्टी या अपने लोग, अपनी जद्दोजहद वहीं कायम रखी है। और कई दफ़ा हमारी पार्टी ने फैसला किया है, जब अब ये अगर ये गलत कहते हैं, आप यकीन करें, मुझे वो दिन याद हैं वो हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल के, अब यकीन करें बाहर बस यही था कि अब कोई बुरी खबर आई या अब कोई बुरी खबर आई। इतनी रिपोर्ट्स ख़राब थी मियाँ साहब की, जो प्लेटलेट्स गिरे हुए थे, इतनी ख़राब थी, लोग कह रहे थे कि मुमकिन ही नहीं। जो डॉक्टर, और पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी उस वक्त यास्मीन राशिद साहबा, उन्होंने खुद मुझे मेडिकल रिपोर्ट भेजी और जिसमें यह कहा गया था कि ये बड़ी तशवीशनाक सूरत है ना। ठीक है ना। उसके बाद अगर गए तो वो इनके भेजने पे गए। इनके वजीर, उस वक़्त के वजीर आज़म इमरान खान ने अपना डॉक्टर भेजा, वहाँ के डॉक्टर जिसने रिपोर्ट की थी उसको एजेंसी उठाकर लेके गई। उसकी उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू नहीं किया, बल्कि उसके अकाउंट चेक किए कि कोई पैसे, कोई मसला, राब्ता किसके, उसके मोबाइल उसके ले लिए गए। यार आप हकाइक को मस्क ना करें और इस कह के बड़े डट के खड़ा है। वो भी डट के नहीं खड़ा, वो तो डट के पाँव पड़ा हुआ है। आप मेरा मुंह खुला रहे हैं यार। किस दिन आपने, कब आपने पैगाम नहीं भेजा
कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लूँगा, मैं फलां भी कर लूँगा। किसके जरिए पैगाम भेजा? भाई अपने लोग कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करते हैं, कभी अपने वजीर आला केपी को इस्तेमाल करते हैं। मेरा क्यों, मैं मजीद कोई 2-4 आपको बंदे बता दूंगा। क्या बात करते हैं? पैगाम तो वो लेके आते हैं कि हम वो तैयार हैं, जो डट के खड़ा है वो बस अब रुल गया है, वो कहता है बस मैनू कड्डो किसी तरह। वो ये अंदर जाते हैं, वो इनको नाराज होते हैं कि आप असेंबलियों में बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूं, मुझे निकालो किसी फिर तरह। ये जो एक पॉलिसी है हुकूमत की कि तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरों को मिलने दिया जाता है इमरान खान से, कुछ को नहीं मिलने दिया जाता। सर उसका मैंने पिछली दफा भी कहा था मीर साहब, जिससे वो मिलना चाहते हैं हम सुबह 7 बजे भी मिलवा देते हैं, शाम 7 बजे भी मिलवा देते हैं। अच्छा, जिससे वो नहीं मिलना चाहते, मैं क्या कैसे मिल। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो सलमान अकरम राजा को नहीं मिलना चाहते, वो उमर यूब को नहीं मिलना चाहते। मैं डिटेल में जाए बगैर आपको मुख्तसर बात बता दी है। और दूसरी उसके अगली बात, हाई कोर्ट इसको देखती है, वो भाई हमें क्या जरूरत है। और एक जितनी मुलाकातें सियासी फैमिली वकला की इनके साथ हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। पूरे डियाला की मुलाकातें एक साइड पे, इनकी अकेली एक साइड। अच्छा जी, डोगर साहब इस पे जरा बताएं जी कि अगर आपकी मुलाकात नहीं होती तो बकौल तलाल चौधरी साहब के, तो इमरान खान साहब नहीं मिलना चाहते इसलिए आपकी मुलाकात नहीं होती। सर मैं इस तरफ आऊँगा, पहले 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। जो हमारी मोहतरमा बहन ने कहा कि बड़ी बड़ी लीडर्स जब बुरा वक्त आया तो छोड़ गए, यकीनन जो पार्टी का पता ही बुरे वक्त में चलता है कि कौन लोग चोरी खाने वाले होते हैं और कौन खून देने वाले होते हैं, और ये सारी पार्टियों में रहा है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और उसके बाद जो उनकी पूरी कैबिनेट थी, जिनको मोहतरमा अंकल्स कहती थी और फिर बाद में गिला भी किया, मुस्तफ़ा खर हों, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई हों, हफीज़ पीरज़ादा हो, ये तमाम छोड़ गए थे। और लेकिन उन्होंने जलावतनी की ज़िंदगी गुजारी और 11 साल उन्होंने स्ट्रगल की और एक नई टीम बनाई। पुराने लोग चंद रह गए थे। तो ये हर पार्टियों में कल्चर है। दूसरी बात है कि जी तलाल भाई ने कहा कि जी वो बाहर गए और जद्दोजहद उन्होंने फिर भी जारी रखी। नवाज शरीफ साहब जी बिल्कुल बाहर गए और उनकी जद्दोजहद क्या थी कि वो एवन फील्ड में और मे फेयर के अरबों रुपए के महंगे घरों में बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। रोज़ाना हैरेड्स में जाके कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीते थे, बर्बरी की शॉप पे जाके वो शॉपिंग करते थे, और आपको अक्सर लंदन में हाइट्स पार्क में और दूसरे पार्क्स में वॉक करते हुए नज़र आते थे। और इधर नारा था कि वोट को इज्जत दो। तो ये बड़ा मुश्किल है। और दूसरा, यास्मीन राशिद साहबा की बात की इन्होंने, मैं उस कैबिनेट का मेंबर था जब उनको ख़ास तौर पे मदऊ किया गया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनके जो प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी तशवीश हद तक गिरे हुए हैं, तो इनका इलाज चाहिए। और आज ये यास्मीन राशिद के साथ क्या कर रहे हैं कि जो 72-73 साल की बुज़ुर्ग खातून कैंसर सर्वाइवर, अभी पिछले हफ्ते 14 घंटे उनके बैरक के अंदर जो है ना बिजली बंद कर दी गई है। इनको कोई शर्म है, इनको कोई हया है कि 72-73 साल की वो बुज़ुर्ग खातून, उसने डट के, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, अमीर साहब आप जानते हैं उनको, आपके हमारे वो दोस्त रहे हैं, उन्होंने मुखालफत की थी कि नवाज शरीफ को ना जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा मनसब ये इजाज़त देता है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और आज उस औरत के साथ क्या किया जा रहा है। 70 साल से ज़ायद बुज़ुर्ग हैं वो सारे जो बैठे हैं, महमूद रशीद साहब हों, शाह महमूद साहब हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों, या यास्मीन राशिद साहब हों, इजाज़ चौधरी साहब हों, इनको थोड़ी बहुत भी कहीं कोई हया है, कोई शर्म है कि यार कोई सियासत है, कोई तकाज़े हैं, कोई रवायात हैं, आप सब कुछ ख़त्म करेंगे एक ज़िद, एक ना और एक बुग़्ज़ की खातिर के किस तरीके से इमरान खान को, उसकी पार्टी को तोड़ा जाए, उसके लोगों को तोड़ा। इमरान खान तो नहीं टूटता, ना उसकी पार्टी टूटती है, वो तो खड़ी है और खड़ी रहेगी। और हम जमहूरी जद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे, मुज़ाहमत भी जारी रखेंगे। और लेकिन ये है कि आप थोड़ा बहुत तो कम से कम कुछ देखें, अगर आपके यहाँ कोई थोड़ा बहुत भी ज़मीर है। अब ये दोनों पार्टियां माजी में स्पेशली पीपल्स पार्टी से, अच्छा ज़रा ये भी बता दें कि ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान की मर्जी से मुलाकात होती है, जिसको वो नहीं मिलना चाहते उसको हम नहीं मिलवा सकते। सर कतन नहीं सर, 4, 5, 6 हफ्ते 7 हफ्ते तो मैं मुसलसल जाता रहा हूँ। 6 महीने से कोई सियासी मुलाकात नहीं हुई। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर हम मुतअद्दिद बार गए
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, अदालतें भी सारी बेबस है। तो ये जो डोगर साहब कल आपकी जो कल जो आपकी पार्टी की एक बड़ी अहम मीटिंग हुई उसमें सारे लोग थे, उसमें ये बात डिस्कस नहीं हुई कि ये क्या वजह है कि कुछ खास लोग हैं उनको मुलाकात की इजाजत मिलती है, कुछ को नहीं मिलती? सर ये बात तो स्पेसिफिक नहीं डिस्कस हुई। जब मुलाकात की इजाज़त मिलती है तो वो मेरी बात को फिर सेकंड हो गई ना, कि वो उस वक्त मिलती है जब मुक्तदरा चाहती है कि इमरान खान को ये पैगाम देना है, तो वो फिर उस पैगाम देने वालों को सिर्फ मुलाकात की इजाज़त मिलती है। 7 बजे भी दरवाजे खुलते हैं और रात को 9 बजे भी खुलते हैं, उसके अलावा तो फिर नहीं मुलाकात की इजाज़त। नहीं मिल रही, हलीमा आपा को नहीं मिल रही, मियां और बीवी नहीं मिल रहे। जी मीर साहब मेरी बात की तस्दीक कर दी ना, कि जिनको खान मिलना चाहता है उनको मुलाकात की इजाजत, और अंदर से किस लिए मिलना चाहता है, पैगाम भेजना चाहता है। ये तो अब उल्टा ही कहेंगे कि वैसे चौई साहब मेरे पास भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ मुलाकातें तो आपने संडे को भी करवा दी डियाला जेल में। कहा मीर साहब बिल्कुल करवा दी है, जेल मैनुअल में। क्यों आप एक सियासी कैदी के लिए आप किस तरह रूल्स तोड़ सकते हैं? बाकी सियासी कैदियों के राइट्स नहीं है? कोई रूल्स जो मैनुअल है, जेल मैनुअल इजाजत देता है, कभी भी करवा सकते हैं। और मैं देखे ना तस्दीक कर रहे हैं कि पैगाम जाने लहाने वालों को इजाजत है मिलने की। लेकिन फिर जो अली मीन गंडापुर के जरिए जो पैगाम दिया गया, इमरान खान ने उसको मानने से इनकार किया, तो इसलिए बाहर नहीं ना आया। मेरी गुजारिश सुने आप, ये देखे ना, ये हीरो बनाकर पेश करने की, लेकिन असल में मैं हीरो नहीं बना रहा। जब आप उसको संडे के दिन जब उसकी मुलाकातें करवाएंगे, आप हीरो बनवा रहे हैं। एक मुलाकात का मैं आपको बताऊं। जी बताएं। जी एक मिनट बताएं। जी डॉक्टर साहब। मीर साहब एक मुलाकात एक डेलीगेशन की ऐसी भी कराई गई कि खान साहब ने जब उन 2 लोगों को देखा तो उन्होंने असिस्टेंट सुप्रीडेंट को कहा कि ये लोग कैसे आए हैं मुझे मिलने, मैं इनसे नहीं मिल सकता और मैं उठकर जा रहा हूँ। वो जाने लगे तो उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया और उन 2 लोगों ने कहा कि हम आए हैं, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। इन हालात में भी मुझे कराई जाती हैं। अच्छा, जबरदस्ती करवाते हैं। तो उन 2 बंदों के नाम ही बता दें, मेहरबानी। जबरदस्ती उन 2 बंदों के नाम बता दें। वो एक डेलीगेशन है जो बाहर से आया था। वो अच्छा, वो जो अमेरिका वाले थे, ठीक है, उनमें वो तो मुझे पता है कौन कौन थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। नाज बलोच साहबा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले चंद दिन से ये बड़ी बहस चल रही है कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में शामिल होगी नहीं होगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अनकरीब फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएगी। तो आपकी पार्टी के अंदर इस सिलसिले में कोई सलाह मशवरा हुआ है? कोई पॉलिसी पार्टी ने कोई फैसला किया है कि फेडरल गवर्नमेंट में शामिल होना या नहीं होना? जी हामिद मीर साहब, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पार्लियामेंट की 2nd लार्जेस्ट जमात है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और बिल्कुल हमारी अपनी एक साख है और हमारी अपनी एक मैं समझती हूँ कि किरदार रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का थ्रू आउट। इवन बजट के मामलात में भी आप देखें कि चाहे वो BISP को 20% इजाफा करने की बात हो, चाहे सोलर के ऊपर जो टैक्स है उसको कम करने की बात हो, और FVR से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनको मनवाने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया। अवाम के हक में जो बातें हमने कही और हमने कोशिश की हद्दुल इम्कान के उन चीज़ों के ऊपर जो है वो बेहतर नताइज आएँ और वो आए भी। इसी वजह से बजट जो है वो यूनानिमसली सबने इसको मंजूर किया। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेफिनेटली, जिस तरह मैंने आपसे कहा, कि एक बड़ी सियासी जमात है और हुकूमत चाहेगी कि ये काबीना का हिस्सा बने, लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक है नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले कर रही है। हमने ना वजारतें ली हैं, ना हमारा इस वक्त कोई इरादा है वजारतें लेने का, काबीना में आने का। हाँ है, जो हमारा रोल है वो हम अदा करें। आप देख रहे हैं कि बगैर वजारतों के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फॉरेन फ्रंट के अंदर जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान के लेके वो आगे बढ़े, जो डिप्लोमेसी उन्होंने की, जो एडवोकेसी उन्होंने की, दुनिया भर में अमन का, पीस का पैगाम उन्होंने जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहुंचाया और भारत का मकरू चेहरा सबके सामने बेनकाब किया उन्होंने। तो मैं समझती हूँ वो तो बगैर ओहदे के, बगैर मिनिस्ट्री के इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब वक्त आएगा तो फिर हमारे पास वजारतें भी होंगी और वजारत उज़्मा भी होगी। तो वो वक्त कब आएगा?
बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे बिलावल भुट्टो साहब वजीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, और इसी के लिए मैं समझती हूँ कि उनकी जो जिद्दोजहद है, उनकी जो काबिलियत है, उनकी सलाहियत है, वो इसका मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में जब रहा तो मुश्किल वक्त में उभर के आपके सामने एक यंग लीडर के तौर पर बिलावल भुट्टो ने जो किरदार अदा किया, और हम इस हुकूमत को आगे बढ़ने में जहाँ तक हमसे हो सकता है हम अपना पूरा किरदार अदा करते हैं, ताकि जमहूरियत डीरेल ना हो, इस मुल्क का इस्तेहकाम दाव पे ना आए। अभी भी आपको खतरा है जमहूरियत के डीरेल होने का? अभी भी खतरा है? अब तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए आपको जमहूरियत के डीरेल होने का? नहीं, वो तो बिल्कुल 26 लोग तो बैठे हुए होते हैं ऑपोजिशन में, और फिर कोरम पॉइंट आउट करते हैं तो हमें हंसी आती है, लेकिन हम फिर भी गिनती करवा लेते हैं पार्लियामेंट में ताकि खुश हो जाएं। क्योंकि कभी कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं। 26 लोगों की तादाद होती है और कोरम पॉइंट आउट कर दिया जाता है। डोगर साहब भी नहीं समझाते लोगों को कि ना करें, ऐसे में मजाक कभी मैं भी प्रेस गैलरी में बैठा होता हूँ और मुझे भी नजर आ रहा होता है कि उन 26 लोगों में से कौन किसको आंख मारता है कि जरा कोरम पॉइंट आउट करो। अच्छा, मैं तलाल चौधरी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है तो क्यों इतना जोर लगाया जा रहा है कि इनको काबीना में शामिल कर लिया जाए? मीर साहब देखिए, ये जो हुकूमत है, ये जो इत्तेहाद बना है, ये एक एग्रीमेंट के तहत है। इस एग्रीमेंट में दोनों जमातों ने एक पूरी अपनी सियासी बार्गेनिंग करके उसके बाद एक फार्मूला बनाया, जिसके बाद दोनों इसमें कोई एक इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। दोनों जब चाहेंगे कोई एक नए फार्मूले पे मुत्फिक हो सकते हैं, मगर एक बात तय है कि ये लॉन्ग टर्म है। तो इसकी लेकिन नाज बलोच साहब कहती हैं कि अनकरीब बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म होंगे। देखिए, अभी माशाल्लाह वो 30s में है, तो बड़ी माशाल्लाह एज पड़ी है। 10 साल बाद उनका अनकरीब भी 15-20 साल भी हो सकता है। मेरा मतलब अभी यंग आदमी, अभी तो वो 30s में है। खैर एनीवे, लेकिन ये मैं कहूँ कि ये देखिए, एक बात पे हम मुत्फिक हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो उसमें रहनी चाहिए। हम तो अपोजिशन को भी कहते हैं कि आए टेबल पे भाई, अपना रोल प्ले करें। आइए, जिस टेबल से ये उठ के गए हैं मीर साहब, उसी टेबल पर ये लौटेंगे और स्पीकर के दफ्तर आएंगे। ये छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन बात किस पे होगी? आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, इकॉनमी, दहशतगर्दी पे पाकिस्तान की बात होगी। जब तक अच्छा, एक तरफ आप उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, दूसरी तरफ आप उनके वो बंदे भी तोड़ लेते हैं जिन्होंने इलेक्शन से पहले कुरान पे हलफ दिया हुआ है कि जनाब हम इमरान खान के साथ धोखा नहीं करेंगे। देखिए मीर साहब, सियासी गलतियां क्यों नहीं, उनकी सियासी गलती बिल्कुल है, मैं लेकिन ये क्या आपकी इखलाकी गलती नहीं है कि कुरान के हलफ से मुकरने वाले शख्स को आप अपने साथ? मैं वजह बता रहा हूं। कुरान पे उसने हलफ दिया, वो इनके साथ खड़ा था। जब आप पार्टी से बंदे को निकाल देंगे, तोहमत लगा के निकाल देंगे कि तुम अब मेरी पार्टी में नहीं हो, आप उसको गाली देंगे। उस हलफ में जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था आपके साथ, वो तो आपने तोड़ा है, ठीक है, और वो उस बेचारे को आप बेयारो मददगार छोड़ देंगे तो वो अपने सियासी ऑप्शन लेगा। हम किसी को जबरदस्ती नहीं मीर साहब लेकर आए, और हम नहीं चाहेंगे कि किसी को लेकर आए, और हमें इस वक्त जरूरत भी नहीं है। हाँ। मगर आप अपने लोगों को, यानी ये सियासी एक कारकुन है डोगर साहब, यकीन करें इस जैसे 4-5 और हो तो ये पार्टी कहीं और होती। आप फीस देने वाले वकील जिनको सियासत का पता कोई नहीं है, और अपनी कभी भाभी पे, कभी बीवी के, कभी बहन के कहने पे, कभी बीवी जमातें चलाते हैं, तबाही करते हैं, और इस तरह और लोगों को गैर सियासी तरीके से जमातों को चलाते हैं। हुकूमतें कौन तोड़ता है? इस्तीफे कौन देता है? कौन तोहमत लगाता है? 10 लोगों की लिस्ट किसने जारी की है? जब आप लिस्ट जारी करेंगे कि ये लोग बिक गए थे, तो लोग फिर अपना क्या करेंगे? आपने धक्का दिया उस बंदे को, तो वो फिर आ गया। जी डोगर साहब, ये वैसे बात जो है, इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो पिछले दिनों एक आपके एक MNA साहब जो हैं, उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाया, तो उसकी वजह यह है कि आपने उसको निकाल दिया था, तोहमत लगा के निकाल दिया था। सर मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने पर बात करता हूँ। पीपल्स पार्टी कब हुकूमत में नहीं है? पीपल्स पार्टी तो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमती बेंचों पे बैठी हुई है। ये जो पूरा बजट मीर साहब बना है, मैं जानता हूँ इसमें
99% प्रपोजल्स पीपल्स पार्टी ने शामिल की हैं। PSDP में 10 अरब रुपए का बजट तरक्याती इन्होंने शामिल करवाया है। पहले वो 6 से 7 अरब था, अब 3-4 अरब और बढ़वाए हैं। और मेगा प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए के अपने प्रोजेक्ट शामिल करवाए हैं। सारी कमेटियां इनके पास हैं। तो पीपल्स पार्टी तो हिस्सा है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो स्मार्ट मूव कर रही है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, लेकिन अब ज़ाहिर है PMLN भी चाहेगी कि वो वजारतों में भी हिस्सा ले, ताकि जो कोई तनकीद होनी है वो बराबर होना, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले दिन से हिस्सा है। दूसरी बात है हजूर के ये जो साहब जिन्होंने कुरान पर हल्फ उठाया और ये चले गए, हमने इनको धक्का नहीं दिया। इनको 26वीं तरमीम से 5 दिन पहले इन समेत मेरे 9 अरकान कौमी असम्बली को उठाया गया और उनका कहीं खुफिया मुकाम पे रखा गया और फिर उनको एक भारी बड़ी साइजेबल अमाउंट के ज़रिए उनकी वफादारियों को ख़रीदा गया। और वो दिन और आज का दिन वो उन्हीं के पास हैं। हमने किसी को नहीं निकाला बल्कि उनको उठाया। इन समेत 5 लोग और हैं, 4 लोग और थे, लेकिन वो 4 लोगों का अल्लाह ने भरम रख लिया कि फजलुर रहमान साहब ने वोट दे दिया, वो एक्सपोज ना हुए, तो हमने नहीं निकाला। ये वो तमाम लोग हैं जिनको उठाया गया और करोड़ों रुपए में इनकी वफादारियाँ खरीदी गई। ये हैं जमहूरियत के चैम्पियन और अभी भी डरते हैं कि ये कहीं कि जमहूरियत डी रेल ना हो जाए। भाई ना रेल है ना या डी है, यहाँ तो सिर्फ एक लाठी है और जंगल है और वो जिस तरह लाठी चल रही है वो आप सब जानते हैं। अच्छा, यह कौन सी जमहूरियत है? एक मैंने ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। तलाल साहब, क्योंकि आप वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये एकदम से दहशत गर्दी की एक नई लहर आई है। मीर अली में खुदकुश हमले हुए, उसमें बहुत से फ़ौजी जवान शहीद हुए। फिर बाजौड़ में खुदकुश हमला हुआ, उसमें एक AC और एक तहसीलदार और 3-4 और लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। दीर में आज JUIF के एक रहनुमा जो है उनको उनके घर में घुस के दहशत गर्दों ने शहीद कर दिया है। एक नई लहर आई है। तो अगर ये सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की और वफाकी हुकूमत आपस में लड़ते रहेंगे तो आप नहीं समझते कि इसका फ़ायदा होगा उन लोगों को जो हमारे मुल्क का अमन बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, ये वो जो क्या इंडिया ने नाम रखा था, संदूर समथिंग, ऑपरेशन संदूर, ये जो कंटिन्यूटी वो कहते हैं ना, ये है कंटिन्यूटी। जंग उन्होंने ख़त्म नहीं की, वो मुनाफिक हैं, उन्होंने उसका वो बदला है। ये उनकी प्रॉक्सीज़ है। ये हम इसे फितना हिंदुस्तान इसीलिए नहीं कहते, यानी इनकी फंडिंग हो, इनकी ट्रेनिंग हो, अफ़गानिस्तान इनकी हाइड आउट्स है। तो जब ये इधर से हारे हैं तो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए अब उस तरह ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने बात एक बिल्कुल ठीक कही। बिल्कुल मेरा बाकी इख्तलाफ होगा KP की हुकूमत के साथ, लेकिन दहशत गर्दी की जंग ख़त्म 2017-18 में नवाज शरीफ के दौर में एक वजह से हुई थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी कुव्वतें यक ज़ुबान एक बयानिया के साथ खड़ी हो गई थी। वही रेंजर थी, वही फ़ौज थी, वही सारी पुलिस थी। अभी भी ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। विल की कमी है सियासी जमातों को। इस मामले पे तो एक पेज पे होना चाहिए। मसलन सिक्योरिटी की आप एक कॉन्फ्रेंस होती है, जाफर एक्सप्रेस, जिस पे दुनिया भर ने कंडेम किया। पूरी दुनिया इकट्ठी होगी पाकिस्तान के पीछे, जिनका जिम्मेदारी बनती थी ये PTI उससे गायब। देखिए, एज ए PTI जो मर्जी आप सियासत करें, मगर पाकिस्तान का जहां मामला है वहां अपना जिम्मेदारी पूरी करें। इस वक्त KP में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी है, लेकिन अभी भी इस दहशत गर्दी की जंग को 20 साल हो गए हैं। वहाँ पे CTD पूरी नहीं बनी, वहाँ सेफ सिटीज़ नहीं है, वहाँ गवर्नेंस के इश्यूज इस हद तक हैं। स्वात का वाक़या आपने देख लिया। दहशतगर्द दो ही चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, जहाँ अदारे ना हो, लेकिन जहाँ पर गवर्नेंस पिछले हफ्ते लास्ट वीक रॉ के कुछ एजेंट कराची में भी पकड़े गए हैं, लाहौर में भी पकड़े गए हैं। तो आपको लगता है कि इस मुहर्रम में वो कोई दहशतगर्दी कर सकते हैं? देखिए, उनकी बिल्कुल ये कोशिश है। वो तो इस तरह के मौके ढूंढते हैं कि ये सॉफ्ट टारगेट्स है ना जी। और फिर अगर मुहर्रम पे कोई खुदा न खास्ता वाक़या होगा तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की लिए कैसा नाम आएगा और कैसा यहाँ कोई फ़िरकावारियत फैल सकती है। इंटीरियर मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे हम चारों सूबों में राब्ते में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इंतज़ाम होगा कि ये दहशतगर्दी करने वाले भी नहीं कर सकेंगे। अफसोस की बात यह है कि
अभी तक भी हम सियासी तौर पे इकट्ठे नहीं आए। इकट्ठे हों जिस तरह भारत के अगेंस्ट इस दफ़ा इकट्ठे हुए थे, जीते कि नहीं जीते फोर्सेस, ये यहाँ भी हम जीत रहे हैं, जल्दी जीत जाएंगे। लेकिन सारे सियासी इख्तलाफ, बलोचिस्तान, KP, ये सब कुछ ये भूल के दहशतगर्दी की जंग लड़े। उसमें लड़ने में क्यों कमी है, क्यों कमजोरी है? जी नाज बलोच साहब, आप इत्तेफाक करती हैं तलाल चौधरी साहब से? जी बिल्कुल, ये तो देखिए हकीकत है कि जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो ऐसे में दुश्मन जो है वो मौका ढूंढता है और ये उनके लिए जो वीकेस्ट हमारे पॉइंट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर वो आगे बढ़कर इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर इजाफा करने के लिए साजिशें भी होती हैं। लेकिन देखें, पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है और बहुत बड़ी हैवी हमने जो है वो प्राइस पे की है। इस खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हमने उठाया है। ये जो अमन के लिए हमने हमेशा अपना रोल अदा किया, किरदार अदा किया, लेकिन आपको पता है कि 80,000 से ज़ायद लोगों की जानों की कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं खित्ते में अमन के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना होगा, ना किया जा सकता है। तो सियासी जमातें हों या सूबाई हुकूमतें हों, उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसा मौका फराहम ना किया जाए कि दुश्मन अनासिर आके वो यहाँ पे दहशतगर्द आके यहाँ पे अपने लिए सेफ हेवन्स तलाश करें और यहाँ पे आके ऐसे वाकयात खुदा न खास्ता हो कि इंसानी जानों का कोई नुकसान हो। तो पाकिस्तान का मैं समझती हूँ, डोगर साहब आप इस पे थोड़ा सा कमेंट करेंगे, मेरा पास टाइम खत्म हो रहा है। डोगर साहब आप इस पे थोड़ा सा कुछ कमेंट करेंगे कि क्या पॉसिबल है कि दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक इंसाफ और बाकी पार्टियां मिलकर कोई हिकमत अमली बनाएं? सर, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, दहशतगर्दी की शक्ल में जो दुश्मन है उसके लिए, या गुजरात के कसाई मोदी की शक्ल में वो उस दुश्मन के लिए, तहरीक इंसाफ पूरी कौम इकट्ठी है, तमाम हुकूमतें इकट्ठी हैं। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए KPK की अवाम ने, KPK की पुलिस ने, FC ने और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने KPK की बिलखुसूस कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस पर हम सब इकट्ठे हैं, कोई हमारी सियासत नहीं है। हम सब चाहते हैं कि इस मुल्क का दिफा मजबूत हो, इस मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हो और इस मुल्क का जो हमें फ़ख्र है कि जो दिफा है वो मजबूत हाथों में है। बहुत बहुत हम सब इकट्ठे हैं, कोई आमिर डोगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नाज बलोच साहब बहुत शुक्रिया, डोगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें यहाँ पे कही गई हैं आखिर में कि दफा के मामले पे और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तमाम जो सियासी जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, उनको नज़र भी आना चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।